नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी के समर्थक, ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता और तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। गोखले के ऊपर आरोप है कि उसने क्राउड फंडिंग के जरिए डेमोक्रेसी की रक्षा और मानवता के लिए लड़ने के नाम पर भारी भरकम फंड इकट्ठा किया और उसका व्यक्तिगत इस्तेमाल कर डाला। ईडी के अनुसार गोखले ने इकट्ठा किए फंड से शराब खरीदने से लेकर शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग तक की। इसके कारण ईडी ने उसके ऊपर पैसे देने वालों से धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। देखा जाए तो इस तरह का काम करने वाला साकेत गोखले पहला और अंतिम लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट नहीं है। लोगों से पैसा लेकर खा जाने का इन एक्टिविस्ट का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। दरअसल विक्टिमहुड की चादर ओढ़ने वाले लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने दशकों तक ढांक के रखी गई लगभग अपनी सारी चारित्रिक विशेषताएं अब तक पब्लिक कर दी है। इकोसिस्टम ने दशकों तक अपनी असली चरित्र को ढांक कर रखते हुए खुद को मानवता की सेवा में लगे भले बताया, पर उसके लिए अपने असली चरित्र को छुपा के रखना मुश्किल होता जा रहा है। यह बात अलग है कि अब तक सार्वजनिक तौर पर इकोसिस्टम की चाहे जितनी छिछालेदार हुई हो, वह आज भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करता रहता है। शायद दावा नहीं करेगा तो दुकान चलाने के लिए फंड मिलना असंभव हो जाएगा। विक्टिमहुड, हिंदू घृणा, आरएसएस से नफरत और मोदी के विरोध के नाम पर लगातार दुकान चलाने वालों के मुंह को पैसा इस तरह लगा है कि वह सारी बेइज्जती होने के बावजूद उस पैसे का मोह नहीं छोड़ पाते। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो सामाजिक कार्यों के नाम पर खुद को एक्टिविस्ट बताने वाले लोगों ने क्राउड फंडिंग के जिस स्तर का घोटाले किए हैं, वह एक आम भारतीय को आज भी चकित कर देते हैं। साकेत गोखले ने अपने आप को एक आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हुए क्राउड फंडिंग के जरिए करीब 1.4 करोड़ रुपीस जुटाने में सफल रहे। यह बात अलग है कि कानून के अनुसार देश में केवल 10 रुपए खर्च कर आरटीआई के तहत कोई भी सरकारी जानकारी हासिल कर सकता है। ईडी द्वारा फाइल की गई एफआईआर में यह सामने आया है कि गोखले ने 1.4 करोड़ में से केवल 4,000 रुपए आरटीआई के लिए इस्तेमाल किए। बाकी पैसे में से उसने 4 लाख रुपए तो केवल शराब में खर्च कर दिए। 2019 से 2021 में जुटाए गए इन पैसों में से गोखले ने करीब 23.54 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए और बाकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में गंवा दिए। ये कैसा आरटीआई के जरिए मानवता की सेवा करने वाला व्यक्ति है? प्रधानमंत्री मोदी के सो कॉल्ड फैसिज्म के लड़ने के नाम पर साकेत गोखले ने ourdemocracy.in और रेजर बे पे 3 कैंपेन्स चलाए। फाइट विद आरटीआई, साकेत वर्सेस मोदी और जस्टिस फॉर सुहास गोखले। ऐसे नाम देखकर दुनिया भर से उसे पैसे देने वाले लोग शायद उसमें कोई सुभाष चंद्र बोस देखते होंगे। पर क्या गोखले अकेले ऐसे तथाकथित एक्टिविस्ट है जिसने क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा करके घोटाला किया? जी नहीं, गोखले अकेले नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी है। इस्लामोफोबिया की ब्रांड एम्बेसडर और वेस्टर्न मीडिया की प्यारी राणा अयूब भी इस मामले में पीछे नहीं है। कोविड के समय महाराष्ट्र, बिहार और असम की झुग्गी वासियों और किसानों की सहायता के नाम पर अयूब ने 2.7 करोड़ रुपए जमा किए। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट की माने तो गोखले की तुलना में अयूब ने चंदा का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। उन्होंने करीब 29 लाख रुपीस उन कामों में लगाए जिनके लिए पैसा इकट्ठा किए गए थे। हाँ, बाकी के पैसों से उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बैंक डिपॉजिट और दूसरी जगह इन्वेस्ट किए। हाल ही में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राणा अयूब ने जो पैसे गरीबों को मदद के लिए इकट्ठा किए गए थे, वह व्यक्तिगत उपयोग में लगाए। ईडी ने यह भी बताया कि जो लोग दान कर रहे थे, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि राणा अयूब ने इन पैसों को कहां भेज रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी बताया कि अयूब ने चंदे से इकट्ठा किए गए पैसों का खर्च दिखाने के लिए किराने के सामान और अन्य कई वस्तुओं की नकली बिल का इस्तेमाल किया।
राणा अय्यूब पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप है। ईडी हैज अक्यूज्ड अय्यूब of receiving illegal foreign funds. In an expose by the pamphlet, it was found out that Rana Ayyub was celebrating Diwali with Anurima Bhargava, the Commissioner of United States Commission on International Religious Freedom. This is important as this is the very commission that is linked to Indian American Muslim Council, which plays a prominent role in maligning India. लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की फ्रॉड फाइल्स केवल इन दोनों पर खत्म नहीं होती। वर्ष 2021 में रिटायर्ड आईएएस अफसर और तथाकथित सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के घर और एनजीओ ऑफिसेस पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने की प्रक्रिया में छापे मारे गए। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा फाइल की गई एफआईआर में यह कहा गया कि हर्ष मंदार द्वारा संचालित उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम ने अपने फंडिंग का सोर्स बताने से इनकार कर दिया। एनसीपीसीआर को इन एनजीओज में इलीगल फंडिंग्स का शक था। मंदार की कहानी यही नहीं रुकती। मंदार जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के एडवाइजरी बोर्ड्स के सदस्य भी हैं। This is the same Soros who is infamous for giving grants to organizations that work to destabilize foreign governments. मंदार पर दिल्ली दंगों में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आरोप है। मंदार द्वारा चलाए गए एनजीओज में सेक्सुअल अब्यूज के किस्से भी सामने आ चुके हैं। मंदार एक ऐसे इटालियन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो इटालियन सीक्रेट सर्विस के साथ काम करता है। सच कहें तो हर्ष मंदार के कारनामे ऐसे है कि उन पर कई वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। अब आते हैं सोशल वर्क के नाम पर ठगने की प्रथा के ट्रेंड सेटर और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की चिता पर अपनी रोटी सेकने वाली तीस्ता सतलवाड़ पर। विदाउट हर द लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वुड फील लेफ्ट आउट। गुजरात पुलिस के अनुसार तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए जमा किए गए फंड्स में से 45% की ठगी की गई। वर्ष 2008 से 2013 में सबरंग कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल कर उन फंड्स को डाइवर्ट किया गया। इतना ही नहीं, 2013 में तीस्ता का गुलबर्ग सोसाइटी स्कैम भी सामने आया था। पीड़ितों का कहना था कि उनके पुनर्वास के लिए जमा की गई राशि में से तीस्ता ने कुछ भी खर्च नहीं किया। तीस्ता के ऊपर भी जमा किए गए पैसों में से अपने लिए शराब वगैरह खरीदने का और व्यक्तिगत खर्च के लिए इस्तेमाल का आरोप सामने आया था। सबसे दुखद बात तो ये है कि तीस्ता ने न केवल पीड़ितों का फायदा उठाया पर हिंदू घृणा और खुद के पॉलिटिकल मोटिव्स के चलते झूठी कहानियां भी गढ़ी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी कि तीस्ता झूठी कहानियां गढ़कर खुद के फायदे के लिए 2002 दंगों की आग को कई वर्षों तक हवा देती रही। इस ठगी के काफिले में शबनम हाशमी और मेधा पाटकर का नाम भी शामिल है। हाशमी के एनजीओ की फंडिंग कुछ वर्षों पहले ही होम मिनिस्ट्री द्वारा सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते बंद कर दी गई। वहीं गुजरात के कच्छ को सालों तक प्यासा रखने वाली मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के शक में 2022 में ईडी ने केस फाइल किया। मेधा पाटकर पर यह भी आरोप है कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उन्होंने 2002 से 2022 तक 13 करोड़ से अधिक का फंड एम्बेजल किया। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो पाटकर ने एनजीओ को एक दिन में 20 अलग अलग सोर्सेज से एक ही अमाउंट 5,96,294 रुपीस का डोनेशन दिया गया। यह चिंता की बात भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कि सरकार के विरुद्ध भावनाओं भड़काने और जाली कारणों को आगे रखकर विकास कार्यों में बाधा डालने वाली मेधा पाटकर के एनजीओ को सरकारी कंपनी माजगांव डॉक ने बार बार क्यों डोनेट किया? कभी डेमोक्रेसी के लिए, कभी किसानों के लिए, तो कभी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने के लिए अभिनय करने वाले यह एक्टिविस्ट और इनकी संस्थाएं अक्सर हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को निशाने पर रखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाओं को ऐसे ठगों के इस इकोसिस्टम ने टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट घोषित करवाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। इन तथाकथित एक्टिविस्ट की घृणा धार्मिक संस्थाओं तक ही नहीं रुकती। यह देश हित में काम करने वाले हर व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध काम करते हैं।
माइनॉरिटी के उत्थान का दावा और उनके तथाकथित रक्षा ऐसा कार्य है जिसके आधार पर पूरी दुनिया भर से चंदा इकट्ठा कर लेना इन तथाकथित एक्टिविस्ट के लिए बिल्कुल आसान है। भारत के बाहर भारत विरोधी ताकतों ने इस काम को और सरल बना दिया है। कानून की बात पर मोरालिटी और मोरालिटी की बात पर कानून आगे रखना ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करते हुए हर एक्टिविस्ट अब तक बचता रहा है। पर एक्टिविज्म का बाजार इतना बड़ा है कि भारत और हिंदुओं की बात करके उसमें दुकान खोलना अब तक का सबसे बड़ा सफल बिजनेस मॉडल बन चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।